हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। 2025 में जितने भी छात्र बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी छात्रों के लिए आज का वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। आप वीडियो के एक सेकंड के लिए स्किप मत कीजिएगा। ये देखिए, आपका 2025 का विज्ञान का एकदम वायरल पेपर है। इस पेपर का आप संपूर्ण हल देखिए। आपके बोर्ड के परीक्षा में मैक्सिमम सवाल जो पेपर हल कराने वाले हैं यही सब सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके सामने ये 2025 का विज्ञान का पेपर है। अब देखिए, यहाँ पे आपको जब प्रश्न पत्र मिलेगा, यहाँ पे आपको अनुक्रमांक, नाम, ये सब पेपर में आपको बार बार बताते रहते हैं। आप सभी को पता हो गया होगा। यहाँ पे ये क्या दिया है, ये पेपर का सेट दिया है 824 IO है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब पेपर हल करना रहेगा तो पेपर हल करने के लिए समय मिलता है 3 घंटा 15 मिनट का। आपको क्या मिलता है, समय मिलता है। ठीक है, और जो पूर्णांक रहेगा टोटल 70 नंबर का रहेगा, आपको पता होगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको बताते हैं, यहाँ पे नोट दिया गया है। नोट में क्या है आपका कि जो प्रारंभ का जो 15 मिनट रहता है ना, आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए समय दिया जाता है। इसके कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट निर्देश है। आपको प्रत्येक पेपर में ये निर्देश जरूर बताते हैं, जिससे आप बोर्ड की परीक्षा जब देने जाए तो वहाँ पे जब ये आपके सामने निर्देश मिले तो आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन न हो कि इस निर्देश का मतलब क्या है। ठीक है, तो आप 1 से 2 मिनट इस पहले निर्देश को देख लीजिए एक बार। देखिए, यहाँ निर्देश दिया है कि प्रश्न पत्र जो रहेगा आपका 2 खंडों में, खंड और खंड ब में विभाजित होगा। खंड और खंड ब जो होता है इसमें 3 उपभाग होंगे। उपभाग 1, उपभाग 2, उपभाग 3। उपभाग 1 जो होता है उसमें भौतिक विज्ञान के प्रश्न, उपभाग 2 जो होगा उसमें रसायन विज्ञान के प्रश्न, और उपभाग 3 होगा उसमें जीव विज्ञान के सभी प्रश्न रहेंगे। आपको देखिए, अगला निर्देश क्या दिया है कि खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, जिसका उत्तर आपको OMR शीट पर देना रहेगा। इसे आप OMR शीट भरते समय नीला पेन या काले बॉल पॉइंट का ही प्रयोग करना रहेगा। OMR शीट एक बार यदि भर देते हैं तो OMR शीट भरने के बाद उसे आपको काटना नहीं है, न इरेजर न वाइटनर, कदापि ये भूल कर भी दोबारा आपको नहीं करना रहता है। इसलिए OMR शीट भरते समय आपको ध्यान से OMR शीट भरना रहेगा। ठीक है, खंड अ में कहा है कि बहुविकल्पी जो प्रश्न रहेंगे 1 नंबर का रहेगा। खंड ब रहेगा वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित किया जाएगा कि कौन से प्रश्न कितने नंबर का आपका रहता है। खंड ब जो है कि प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। ये जो था आपका कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट जो निर्देश हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, आपको बता चुके हैं। अब चलिए आप सभी को प्रश्न बताते हैं जो 2025 के बोर्ड के एग्जाम में सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा। देखिए, खंड अ है, यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न आपके प्रारंभ होते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपके क्या है, निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, छोटे अक्षर को पढ़ना है तो पहले नंबर पे जब छोटे अक्षर को पढ़ना है तो वहाँ पे कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस प्रयोग। पहले तो यही आप याद रखिए कि छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। अब देखिए, जिसका फोकस दूरी कम होगा ना, वो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आसानी होता है। जैसे ऑप्शन को पढ़िए, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ये आपका सही हो सकता है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, देखिए अवतल लेंस तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस तो हो सकता है, इसलिए कि आपको बताएंगे जो छोटा अक्षर को पढ़ना है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करना ही है आपको। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस तो होगा नहीं। अब देखिए, 2 ऑप्शन आपका छट गया, 2 ही ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो उत्तल लेंस के लिए आपको फोकस दूरी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब जाके आप छोटे अक्षरों को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो 10 और 20 में कौन छोटा है, 10 छोटा है, तो आपका कौन सा सही जवाब होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि लेंस में छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का प्रयोग करेंगे। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए आप, तारों के टिमटिमाने का कारण है, तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है ना। ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है,
प्रकाश का अपवर्तन होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब तारे टिमटिमाते हैं तो वहाँ पे जो घटना घटती है आपका अपवर्तन होता है। और कौन सा अपवर्तन होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ में आप याद रखिएगा, पानी में रखा हुआ जो सिक्का होता है कुछ ऊपर उठाई देता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण होता है। अब लोहे की छड़ जब पानी में रहता है तो कुछ टेढ़ा दिखाई देता है, किसके कारण? किस घटना के कारण? अपवर्तन के कारण। तो आप इन सभी एग्जाम्पल को भी साथ में आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपके सामने ये तीसरा नंबर का प्रश्न है। जितना प्रश्न बता रहे हैं उन सभी प्रश्नों को आप जरूर याद रखिए, बोर्ड के एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या आपका? उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अब बताइए, उत्तल दर्पण के द्वारा आप प्रतिबिंब को चाहे अनंत पे रख दें, चाहे आप उसको कहाँ पे रख दें, आप दर्पण के पास में रखें, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है सदैव आपका प्रतिबिंब आभासी बनता है। पहले नंबर तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। पहले पॉइंट पे आप यही याद रखिएगा, आभासी बनेगा। साथ में कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा बनता है। अब ऑप्शन में देखिए है कहाँ पे? आभासी तथा छोटा। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और छोटा बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको एकदम डिटेल में बताएंगे। आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो सभी प्रश्नों को आपको देखते देखते याद हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन वाला रंग कौन सा है? मतलब आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा अधिक विचलन किस में होता है। देखिए इसको बताने से पहले आपको कुछ पॉइंट बता देते हैं, उसको जरूर याद आप रखिएगा। चलिए यहाँ पे आपको लिख के बताते हैं। देखिए आपका एक होता है अपवर्तन। क्या होता है आपका? अपवर्तन। अपवर्तन याद रखिएगा। एक होता है विचलन। एक होता है तरंगदैर्घ्य, विचलन हो जाता है। एक होता है प्रकीर्णन। ये जितने प्रश्न बताएंगे आपको, सभी प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछते हैं। एक होता है तरंगदैर्घ्य। एकदम इसको एकदम रट लीजिएगा आप। एक तरफ लिखिए अधिक, एक तरफ लिखिए कम, ठीक है। देखिए अपवर्तन, विचलन, प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा अधिक किस में होता है? तो आप इसमें लिखिए नीला और बैगनी। यहाँ भी बैगनी लिखिए और यहाँ भी बैगनी लिख लीजिए, बैगनी, ठीक है। तो बैगनी अपवर्तन, विचलन, प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी रंग का अपवर्तन पूछे चाहे विचलन पूछे चाहे प्रकीर्णन पूछे, सबसे अधिक किसका होता है? तो कम किसका होता है? लाल का। आप याद रखिएगा, लाल का अपवर्तन कम, इसके लाल का विचलन कम, फिर इसके अलावा प्रकीर्णन किसका कम होता है? लाल का कम होता है। तो इस तरह आप जरूर याद रखिएगा। देखिए तरंगदैर्घ्य में उल्टा कर दीजिए, लाल को यहाँ पर कर लीजिए और बैगनी को यहाँ पर लिख लीजिए। इस प्रश्न को एकदम लिख लीजिए। प्रश्न बार बार आपको बोर्ड के एग्जाम में यही सब पूछता है। अपवर्तन पूछता है, विचलन पूछता है, प्रकीर्णन, तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल का, कम बैगनी का। इसी तरह अपवर्तन, विचलन, प्रकीर्णन पूछे तो इन सब का क्या होता है? अधिक होता है, कम किसका होता है? लाल का होता है, ठीक है। इस तरह आप याद रखिएगा। अब चलिए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। पूछा क्या है, आंसर देख लेते हैं। विचलन कोण वाला रंग कौन सा है? तो अधिक, देखिए पूछा है ना, अधिक किसका विचलन होगा? तो अधिक जो होता है आपका, देखिए यहाँ पे बैगनी तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? नीला, ठीक है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कि आपको पता होगा बैगनी पीला वाला होता है, तो बैगनी के बाद नीला नंबर आता है तो नीला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आपका अगला नंबर का जो प्रश्न है देखिए क्या है, सिंपल सा प्रश्न है, इसे भी आपको बताएंगे तो याद जरूर रखिएगा। कॉलम ए में दी गई मात्रकों का सुमेलन कॉलम बी में दी गई भौतिक राशियों से कर सहित मिलान करना है आपको। देखिए ओम किसका मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का, इसका मिलेगा ये वाला, ठीक है। यानी कि पहले का सेकंड। अब ऑप्शन में देखिए पहले का सेकंड क्या? पहले का सेकंड ये ऑप्शन हो सकता है। पहले चौथा दिया है तो ये गलत हो जाएगा। पहले का देखिए थर्ड दिया है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहले का सेकंड, तो यानी ये ऑप्शन सही हो सकता है या डी वाला ऑप्शन सही हो सकता है। अगला देखिए आप, वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। देखिए दूसरा का तीसरा, देखिए दूसरा का तीसरा यहाँ भी दिया है, दूसरा का तीसरा यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा ना, इसलिए कि दूसरा का तीसरा होना चाहिए। इसका मतलब इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह आप आंसर निकाल सकते हैं। सभी का बता देते हैं। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विद्युत विभवांतर को होता है। सभी मिला लीजिए, देखिए, ठीक है ना। तो इस तरफ आप ऑप्शन बोर्ड के एग्जाम में छाट सकते हैं। तो जैसे आपको बताएं इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में लगाइएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
छठा नंबर का प्रश्न देखिए आपका क्या है कि R व 2R प्रतिरोध के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम में तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध R1 तथा R2 हो तब R1 बटा के R2 ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे आपका दो प्रतिरोध है ना, उसको क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे पहले क्या कर रहा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है, फिर समांतर क्रम में जोड़ा है, तो कुल प्रतिरोध R1 R2 है। तो देखिए R1 यानी कि पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम। देखिए श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है कि दोनों प्रतिरोध को आप जोड़ लेंगे तो यानी R प्लस क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा। R1 मतलब श्रेणी क्रम में 3R आया। अब कह रहा है इसको किसमें, समानांतर क्रम में। तो देखिए समानांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है बता देते पहले। समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध या नाम दिया R2, तो आपको R2 लेना है। R2 बराबर होता है R1 गुणे R2 बटा के R1 प्लस R2 होता है। अब देखिए यहाँ R1 R2 का मतलब क्या है कि R1 का मान ये है, R2 का मान ये यहाँ पे ये है सवाल में। देखिए R1 का मान दिया R, R2 का मान कितना दिया 2R, अपान में इन दोनों का योग यानी R प्लस क्या कर लेंगे 2R कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हल करते हैं। पहले इसका निकालिए आप, देखिए इसको हल कीजिए। देखिए R देखिए 2R का R में करेंगे 2R स्क्वायर हो जाएगा, अपान में 2R स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, 2R में R जोड़ेंगे 3R हो जाएगा। तो ये R से R कट जाएगा, कुल मिला के 2R बटा के 3 आ जाएगा। ये किसका मान है, R2 का मान है। ठीक है, अब देखिए सवाल में कहा है कि R1 बटा के R2 का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे R1 अपन R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 का मान कितना है 3R है, R2 का मान कितना है 2R बटा के 3 है। यहाँ पे देखिए 3R गुणे, यह जब भिन्न नीचे रहता है तो पलट जाता है, 3 ऊपर चला जाएगा और 2R नीचे ही रहेगा। R से R कट जाएगा, तितली के 9 और बटा के 2। अब देखिए 9 बटा के 2 आपका सवाल में दिया कहाँ पे है, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 9 बटा के 2। अब देखिए 9 बटा के 2 कहाँ पे दिया है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए अगला नंबर का प्रश्न क्या आपका है, देखिए यहाँ पर अगला है कि चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा किस साइड होगा, कि आरोपित बल किस साइड लगेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन इस दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, तो आपका जो आरोपित जो बल होता है तो बल की दिशा क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन की दिशा के होता है। तो देखिए बाएं साइड है ना, यानी कि देखिए आपका इलेक्ट्रॉन इस दिशा में लग रहा है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में बल लगेगा, यानी किस साइड लगेगा, बाएं साइड लगता है। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर का प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न उपभाग 2 देखिए, ग्रह प्रोपेनल में यहाँ पूछ रहा क्रियात्मक समूह होगा, यानी प्रोपेनल जो लिखा है उसमें क्रियात्मक समूह क्या होगा। ठीक है, देखिए जब नल होता है यानी कि इसमें क्या जुटा है, अल जुटा है। क्या जुटा है, अल जुटा है। यहाँ पे इंग्लिश वाला देख लीजिए, फंक्शन ग्रुप इन प्रोपेनल। देखिए यहाँ पे क्या जुटा है, अल जुटा है ना, तो इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है वो किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है, यानी CHO का ये होता है। तो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा प्रयोग किया गया है, CHO। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये कीटोन का है, ठीक है, ये कीटोन का होता है जिसमें ओन रहेगा, आपका ONE रहेगा, ओन रहेगा तो कीटोन का हो जाता है। ये एल्कोहल का होता है जिसमें OL रहेगा, एल्कोहल का हो जाएगा। ठीक है, ये एसिटिक अम्ल का होता है। तो आप जरूर याद रखिएगा कि इसमें क्रियात्मक समूह आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सभी ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल में बता दीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका सही जवाब ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, आपका 9 नंबर का प्रश्न क्या है, उदासीन घोल का pH मान होता है। तो उदासीन घोल का pH मान आप सभी को पता है कितना होता है, 7 होता है। आपको उदासीन घोल कहे या इसके अलावा शुद्ध जल कहे, ठीक है, शुद्ध जल भी कहेगा तो इसका pH मान कितना होता है, 7 होता है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं। क्या है आपका 10 नंबर का, कि निम्नलिखित में कीटोन है। अभी देखिए आपको बताया ना कि जिसमें ओन जुटा रहेगा, ओन वो क्या हो जाएगा, कीटोन का भी ऊपर बताएं आपको, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनोन और प्रोपीन। देखिए इसमें क्या है, प्रोपेनोन है, ओन है कि नहीं है, इसमें ओन है ना, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर का देखिए, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व कौन सा है। जैसे AU मतलब सोना, AG के मतलब पोटेशियम, CU। तो देखिए आपको क्रियात्मक समूह बताते हैं, तो आपको ठंडे जल से हाइड्रोजन को जो विस्थापित करता है वो होता है के होता है और N होता है, यानी पोटेशियम और सोडियम जो होता है यह किसके हाइड्रोजन को, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस को निकालता है।
ठीक है। तो इसका सही जवाब तो होगा ये। देखिए ये ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण जो पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण इसे कहाँ पे रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है ना, इसलिए कि जल के साथ बहुत तेज क्रिया करता है, इसलिए इसको कहाँ पे रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। जिस भी प्रश्न में आपको किसी प्रकार का डाउट हो ना, आप कमेंट बॉक्स में तुरंत उसका कमेंट किया कीजिए, आपको आंसर जरूर प्रोवाइड करेंगे। अगला नंबर देखिए, कार्बोनेट अयस्क की असीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ना। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु है। देखिए यहाँ पे सीमित वायु का नाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की, जब आपका सीमित वायु देगा इसका मतलब वायु की मात्रा बहुत कम है, ठीक है। तो वहाँ पे कौन से प्रयोग होगा, निस्तापन होगा, भर्जन होगा, प्रगलन होगा, अयस्क का सांद्रीकरण होगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब सीमित वायु की बात कहेगा और उच्च ताप तक गर्म करने की बात कहेगा तो वहाँ पे कौन सा अभिक्रिया होता है, निस्तापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला नंबर का प्रश्न क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 प्लस Fe या FeSO4 प्लस Cu। अब यहाँ पे देखिए जो आयरन होता है वह Cu को इसके स्थान से विस्थापित किया है और उसका स्थान क्या किया है, ग्रहण कर लिया है, या FeSO4 प्लस Cu हो गया है। जब कोई भी तत्व दूसरे तत्व को उसको स्थान से विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो वहाँ पे कौन सा अभिक्रिया होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह समीकरण आप सभी को कितने बार कराए होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बहुत बार करा चुके हैं, आपको यह समीकरण भी याद हो गया होगा। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए उपभाग 3 है, कह रहा है कि स्वपोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड व जल की भी आवश्यकता पड़ता है, सूर्य का प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ता है, क्लोरोफिल यानी कि जो आपका पेड़ पौधा होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है, यहाँ पे ध्यान देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पूछा है कि पादप हार्मोन कौन सा है, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन ये मानव में पाया जाता है, एड्रेनलिन मानव में पाया जाता है, थायरॉक्सिन मानव में, जबकि साइटोकाइनिन जो होता है आपका कहाँ पे पाया जाता है, पादप हार्मोन होता है। इसके साथ में पादप हार्मोन में आपका ऑक्सिन आता है, जिब्रेलिन आता है, ठीक है। आप इन सभी पादप हार्मोन का नाम भी याद रख सकते हैं। तो साइटोकाइनिन क्या है, पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला नंबर का जो सवाल है कि प्राग कोश में होता है, तो प्राग कोश में अंडाशय होगा, गर्भाशय होगा, परागकण होगा या बाह्यदल होगा। तो जो प्राग कोश होता है, प्राग कोश में क्या होता है, परागकण होता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा कि प्राग कोश में परागकण होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपका क्या है, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है, यानी पुनर्जनन द्वारा प्रजनन किसमें आपका होता है, ये ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है। हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, ब्रायोफिलम में या कबूतर में, ठीक है। तो देखिए आपका पुनर्जनन या पुनरुद्भवन जो होता है आपका दो में होता है, एक हाइड्रा में होता है, आपको बता देते हैं, याद रखिएगा ना, हाइड्रा में, ये हाइड्रा लिखा है ना, हाइड्रा में, इसके साथ में किस में होता है, प्लेनेरिया में होता है, यानी दोनों में क्या होता है आपका पुनर्जनन होता है। अब देखिए जब दोनों पुनर्जनन होता है, यहाँ पे ऑप्शन ए भी दिया है, बी भी दिया है, ध्यान से देखिए, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन में आप कोई भी टिक मारेंगे ना, दोनों में से किसी को मार देंगे तो एक नंबर आपको जरूर मिलेगा, इसलिए कि पुनरुद्भवन या पुनर्जनन की जो प्रक्रिया होता है वह हाइड्रा में भी होता है, प्लेनेरिया दोनों में होता है, ठीक है। आप सभी को क्वेश्चन का आंसर आपको सटीक पता चल गया होगा। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। अगला देखिए प्रश्न, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, जिब्रेलिन कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं या ऑक्सिन कहते हैं। देखिए जो दो तांत्रिका कोशिका होता है उसके मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। इसको याद रखिएगा कि दो तांत्रिका कोशिका के जो मध्य खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहा जाता है। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका 19 नंबर का प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा एक परितंत्र के उत्पादक का उदाहरण है, यानी उत्पादक कौन है यहाँ पे ये बताना है। जैसे शेर उत्पादक करते नहीं करते हैं, हिरण, वर्षा ये सब क्या करते उत्पादक नहीं है, जबकि पेड़ पौधा क्या करते हैं उत्पादन करते हैं। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए जो आपका बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन है
मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया था? गोल झुर्रीदार बीज का, या इसके अलावा लंबे बौने पौधे का, सफ़ेद बैगनी फूल का, या इनमें से सभी? देखिए, जब आप मेंडल वाला पढ़ते होंगे तो आपको मेंडल के जब अपने प्रयोग में मटर के पौधे का लक्षण उसने क्या देखा था? गोल देखा था, झुर्रीदार बीज, लंबा बौना, सफ़ेद बैगनी, ये सभी लक्षण देखने के लिए मिला था। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ था आपका 20 बहुविकल्पी प्रश्न। आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताइए कि 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए हैं। समझ में आ गया ना? तो आप जरूर से जरूर आपको कमेंट करना है। आपका नेक्स्ट वीडियो आपका कुछ समय के बाद अपलोड कर देंगे, जिसमें आप सभी को पार्ट बी में, ठीक है, इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को आपको हल करा के वीडियो अपलोड करेंगे। सभी प्रश्नों का आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।